अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली है और आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपको जिसमें मैं हर वीडियो के अंदर एक ख़ास मुल्क के मुतल्लिक होने वाली जो मार्केट में करंट फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में आगाह करूँगा और आपको कुछ टिप्स आपसे शेयर करूँगा कि अगर आप इसको फॉलो करें तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो सकते हैं। आज जिस मुल्क को हम डिस्कस करेंगे, इस मुल्क के बारे में अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा इस मुल्क में फ्रॉड हुए हैं, वो है कैनेडियन इमिग्रेशन या कैनेडियन वर्क परमिट। इसमें आपको मैं कुछ बुलेट्स पॉइंट्स पहले आपको बताता हूँ और फिर हम इन तमाम बुलेट पॉइंट को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ताकि आप जब कल को अप्लाई करते हैं या कोई कंसल्टेंट या किसी आईआरसीसी के जो अप्रूव्ड अगर कोई लॉयर है, तो आप जब भी उनसे बात करते हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को ज़हन में रखेंगे, तो आप काफ़ी हद तक जो है ना वो एक तो पूरी तरह अवेयर रहेंगे अपने इस प्रोसेस से और आप अपना टाइम और रिसोर्स दोनों बचा सकते हैं। इमिग्रेशन के अंदर एक चीज़ और है कि इमिग्रेशन जो है ये प्राइस वाइज जो है ना ये एक एक्सपेंसिव प्रोग्राम है। आपने जब भी किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा के बारे में इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी बड़े डिटेल से पहले कैनेडियन प्रोग्राम्स को पढ़ें। हर प्रोग्राम की वेबसाइट मौजूद है, एक्सप्रेस एंट्री हो चाहे वो ब्रिटिश कोलंबिया हो, अटलांटिक इमिग्रेशन हो, स्कैचुअन हो, कोई भी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, उसकी वेबसाइट पे तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी जो है ना इससे कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा आप फ़ायदा उठाता है और आपको इस किस्म के जो सब्ज़ बाग दिखाता है और आपसे पेमेंट जो है ले लेता है। बाद में फिर आप परेशान होते हैं और अनफॉर्चुनेटली आपको या तो फॉरगो करना पड़ता है उस पेमेंट को या कोई छोटी मोटी अमाउंट आपको वापस मिल जाती है। अब हम वापस आते हैं उन पॉइंट्स की तरफ। तो पहला पॉइंट तो ये था कि आपने जब भी अप्लाई करना है, अप्लाई करने से पहले आपने डिटेल से तमाम प्रोग्राम्स के बारे में एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर हासिल करें और उसके बाद किसी कंसल्टेंट से मुलाकात करें। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कंसल्टेंट के साथ उसकी सर्विसेज लेने के लिए, उसको पूरी तरह पढ़ें और उसके अंदर आप ये देखें कि वो आपसे क्या बातें जो है वो कर रहा है और कौन सी चीज़ें आपसे हाइड कर रहा है। आम तौर पर कंसल्टेंट आपको ये कहता है जी आपने इस ड्यूरेशन के दरमियान जब वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपने एम्बेसी से या किसी जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है या एक्सप्रेस एंट्री जो आईआरसीसी, आपने इनसे रब्ता नहीं करना और आपसे वो पासवर्ड वगैरह भी शेयर नहीं करता। तो सबसे पहले जब आप कॉन्ट्रैक्ट उसे साइन कर रहे हैं तो आपने एक ये प्रोविज़न उसमें ज़रूर डालनी है कि वो आपसे तमाम पासवर्ड्स शेयर करेगा, जिसमें आपका आईआरसीसी का पासवर्ड है, आपका प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम अगर है तो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का जो पोर्टल है उसका लॉगिन आईडी है, एचएससी हायर एजुकेशन कमीशन का लॉगिन आईडी है, ईसीए एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट जो है ये वेस्ट के ज़रिए आमतौर पर या आईकैस के ज़रिए दो बॉडीज़ पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन होती हैं, इनके थ्रू जो है वो करवाते हैं। तो ये तमाम आपने जो है ना पासवर्ड उनसे कहना है कि वो आपसे शेयर करेंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ लाहौर में एक इदारा है जो बहुत ज़्यादा फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहा है। वो ये करता है लोगों से फ़ोटोकॉपियाँ ले लेता था उनकी एकेडमिक डिग्रीज़ की और उसके बाद जो है वो उन्हें कहता था ये वैस हो गई और उस पे एक जाली डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड कर देता था। क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आप पूरी तरह अवेयर नहीं है और आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि बज़ाहिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलता-जुलता होता है, तो आप फ़ौरन मान जाएँगे कि वाक़ई कंसल्टेंट ने आपके बिहाफ़ पे ये किया है। तो आपने इन तमाम प्रोसेस में कंसल्टेंट के साथ मौजूद रहना है और हर चीज़ को मॉनिटर करते रहना है। इसके बाद आपसे जो दूसरी चीज़ है कि प्राइस जो जो भी आपने उनको पेमेंट करनी है, वो आपने थ्रू क्रॉस चेक करनी है और बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करनी है। कोई भी पेमेंट आपने कैश की सूरत में प्रोवाइड नहीं करनी। जो भी कंसल्टेंट आपसे कैश पेमेंट मांग रहा है, वहीं पे आप अलार्म जनरेट होना चाहिए कि ये फेयर नहीं है। इफ़ देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आप उसको पेमेंट कर रहे हैं तो इट शुड बी थ्रू क्रॉस चेक, बैंक ट्रांसफ़र, या अगर आपने पेमेंट जमा करवानी भी है, कैश में भी देनी है, तो उसके बैंक अकाउंट में जाके कैश जमा कराएँ ताकि आपके पास सबूत हो। और अगर खुदा न खास्ता वो आपसे कुछ ऊपर नीचे करता है तो आप मुतल्लिका फ़ोरम पर जाके ये तमाम प्रूफ़ दिखा सकें।
आम तौर पर होता ही है, कंसल्टेंट आपको कहते हैं जी आपको ईमेल जो है ना, जो एक ईमेल आईडी वो बनाता है वो आपसे शेयर भी कर देता है, उसके ऊपर तमाम रिसीट्स भी आ जाती हैं, तमाम कॉरस्पॉन्डेंस आ रही होती है और आप मुतमिन होते हैं कि ये मुझे मुतलका जो फ़ोरम है वहाँ से ही ईमेल्स आ रही हैं। तो जब भी आप इस फ़ेज़ में आएँ तो अपने किसी अच्छे दोस्त, रिलेटिव जो आईटी का अच्छा नॉलेज रखता है, उसको आपने ज़रूर इन्वॉल्व करना है और उसको दिखाना है कि ये ईमेल्स चेक करें, क्या ये वाक़ई ही जेन्युइन ईमेल्स हैं। होता ये है कि आम तौर पर जो ईमेल्स हैं वो आपके पास जब शो होती हैं तो ऐसे लगता है कि वो जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल कैनेडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल ईमेल आईडीज़ हैं वहाँ से आ रही हैं। लेकिन इनफैक्ट पीछे जो है वो फॉरवर्डर लगे होते हैं और वो फॉरवर्डर जो है आपको इस तरह शो कर रहे होते हैं कि ये ईमेल ओरिजिनल है। लेकिन जो आईटी स्किल्स का रखते हैं वो आईपी एड्रेस के ज़रिए वो ट्रेस कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि ये ईमेल आईडी ओरिजिनल है या फेक है। मेरा अक्सर इस बात पे कंसल्टेंट्स के साथ एतराज़ रहा है कि वो आपको कहते हैं जी आपको हम या तो पासवर्ड देंगे नहीं या लास्ट स्टेज पे जब हम आईआरसीसी पे जाएंगे तब देंगे। अब प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में अगर आप जा रहे हैं तो उधर जितना भी डाटा मौजूद है, जो डाटा उन्होंने अपलोड करना है पोर्टल पे, मोस्टली वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट स्टेज और दूसरी एप्लीकेशन, इन तमाम में जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट तो आपके हैं, चाहे वो क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, वो आपका डिग्रीज़ हैं, वो आपका फैमिली के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन के फॉर्म्स होते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड फॉर्म्स होते हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपकी हैं, तो आपसे क्या छुपा रहे हैं? ये सिर्फ वही लोग हैं जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं और वो आपसे हर मुमकिन तक चीज़ें छुपाना चाहते हैं। इसके बाद आपने एक चीज़ और देखनी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो अमूमन आपको एक टेबल दिखाता है और उस टेबल के ज़रिए आपका सारे स्कोर कैलकुलेट करके आपको बता देता है यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। यस, 70% ऑफ द पाकिस्तानीज आर एलिजिबल टू अप्लाई। लेकिन होता क्या है कि जब आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आप बैठे रहते हैं, सालों बैठे रहते हैं, आपका नाम नहीं आता, कंसल्टेंट को कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो प्रोफाइल बना दी, अब ड्रॉ में आपका नहीं आ रहा। आम तौर पर आप उस प्रोग्राम में जाएं जहां पे हर प्रोग्राम का एक टेबल तो वो होता है जो कि आपको ये बताता है कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के या नहीं। दूसरा टेबल एक मौजूद होता है जो आपकी स्कोरिंग करता है। ये वही स्कोरिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी एक्सप्रेस एंट्री अगर है तो आजकल 490 के राउंड अबाउट चल रहा है, ऊपर या थोड़ा सा 492, 491, 490 ड्रॉ स्कोर। तो इस तरह वो आपको ये तो बता देते हैं कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, लेकिन ये नहीं बताते कि आपका स्कोर कितना बना है, सीआरएस स्कोर आपका कितना है। अगर तो आपका सीआरएस स्कोर फॉर एग्जांपल 490 पे ड्रॉ हो रहा है और आपका 480 है, डेफिनेटली यू शुड टेक द रिस्क। आप रिस्क लें, इंतजार करें, बैठें। लेकिन अगर आपका नंबर ही 400 बन रहे हैं, 420 बन रहे हैं, तो आप ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम और रिसोर्स, पैसा सब ज़ाया करवा रहे हैं। इसमें जो दूसरा प्रोग्राम है वो, इसमें जो आपको जो दूसरे जो जगह वो आपको सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे आवाम को वो बेवकूफ़ बनाते हैं वो प्रोग्राम है आपका इसकी प्राइसिंग। आपको वो ऐसी प्राइसिंग ऑफ़र करते हैं कि आप फ़ौरन उनके उस जाल में फंस जाते हैं। इतने माइनर पैसे पहले मांगेंगे और कहेंगे उसका जब आपका लेटर आ जाएगा आप बाकी पेमेंट आप तब कर दें। और मोस्टली पाकिस्तानियों को वो कहते हैं जी आप जिस प्रोग्राम के तहत जाएँ वो प्रोग्राम होता है विद जॉब। अब कनाडा के अंदर आपके जितने प्रोविंशियल नॉमिनेशन है उसमें LMIA अप्रूव्ड जो है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट लेटर जब तक नहीं होगा आपकी वर्थ नहीं है, आपको नहीं मिलेंगे नंबर। इसमें वो ज़्यादा ये करते हैं कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम जिसमें कि 4 सूबे हैं, नोवा स्कोशिया है, न्यू ब्रिंसविक है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, न्यू फाउंडलैंड है, लेब्राडोर है। इन प्रोविंसेस का आपको कहते हैं जी हम अप्रूव्ड एम्प्लॉयर से आपको लेटर मंगवा देंगे। मोस्टली वो लेटर फेक होते हैं। आप अगर उन लेटर्स को अगर आप बड़ा करके लार्ज करके देखें तो उनके पिक्सल फट जाएंगे और आपको नज़र आ जाएगा कि ये फेक डॉक्यूमेंट है। वो इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपसे एक माइनर अमाउंट ले लेते हैं और वो अमाउंट लेने के बाद वो ऐसा करते हैं कि आपको सारे जैली डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं और आपसे मज़ीद पैसे लेने शुरू कर देते हैं। अब जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पेमेंट आप उनके पास चली जाती है, बढ़ती जाती है। एक लेवल आता है कि आप 6 माह 8 माह इंतज़ार करते हैं, करते करते फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होना शुरू होता है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है
वहाँ पे जाके जब आप इन्वेस्टिगेट खुद से करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें ये भी बग था, इसमें ये भी था, ये चीज़ भी मिसिंग थी। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि डे 1 पे जो आपका पहला स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी नॉलेज अबाउट द इमिग्रेशन प्रोसेस, कि चीज़ें कैसे मूव होती हैं। अब लाहौर में एक पाकिस्तान में ग्रुप काम कर रहा था जो इस कदर अ, आप कहेंगे आईटी बेस्ड फ्रॉड करता था कि वो तमाम तरह के लेटर्स भी जैली बनाता था, ईमेल्स भी फॉरवर्डर के थ्रू भेजता था, और हम लोग उसकी प्राइस सुन के सिर्फ उसके ऊपर जो है ना चले जाते थे कि यार इतना सस्ता। वो तकरीबन 12-13 लाख में आपको कहते थे कि जी हम आपको अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत आपको कैनेडियन इमिग्रेशन लेके देंगे, और विद इन 1 ईयर, विद इन 1.5 ईयर कनाडा की इमिग्रेशन का जो प्रोसेस चल रहा है वो रफली को 2.5-1 साल जो है वो लग जाते हैं आजकल, क्योंकि चीज़ें काफ़ी स्लो हुई हुई थी। बैकलॉग भी आपको पता है था। उन्होंने बैकलॉग के दिनों में भी लोगों को ये कहा जी 6 माह में, 1 साल में आप वहाँ होंगे, 4 माह 3 माह में वो जैली लेटर सारे अरेंज हो जाते थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप बराए मेहरबानी जो मैंने टिप्स आपसे शेयर की हैं, आप इन टिप्स को जब भी आप कंसल्टेंट सेलेक्ट करें तो बराए मेहरबानी इन सब टिप्स को ज़हन में रखें। एक हमारे यहाँ यूट्यूब के ऊपर एक इस तरह के भी बहुत बड़े कुछ यूट्यूबर्स हजरात मौजूद हैं जो गाइड करते हैं लोगों को कि देयर इज़ नो नीड फॉर अ कंसल्टेंट, आप खुद से कर सकते हैं। मैं आपको बड़ा ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इमिग्रेशन जो है इट्स नॉट वेरी इजी। अगर इतना इजी हो जाए यूट्यूबर्स के थ्रू तो ये तो फिर आप विद इन डेज वहाँ पहुँचे हो। इशू क्या है फिर, क्यों नहीं लोग जा रहे? वजह सिर्फ यही है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिकी चीज़ें हैं। जैसे अगर आपका नॉक कोड है, अगर प्रोविंशियल नॉमिनेशन में जाते हैं नॉक कोड है, अब कौन सा नॉक कोड आपने सेलेक्ट करना है, ये बात आम आदमी को नहीं पता। अब वो आप जो है वो नॉक कोड सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपकी सीवी पे मल्टीपल नॉक कोड हो सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन उस नॉक कोड के जरिए डाल देते हैं जिसका जो ड्रॉ में है ही नहीं, या इस वक्त उनके ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट में ही नहीं है। तो मैं आपसे बारह कहूँगा, आप प्रॉपर जब भी आपने करना है प्रॉपरली होमवर्क करें। किसी लॉ फर्म को, किसी अगर कंसल्टेंट भी है पाकिस्तान में, कुछ 1-2 कंसल्टेंट अच्छा काम भी करते हैं, तो आप जिससे भी करें ये सारी बातों को ज़हन में रखें। और दूसरी चीज़ ये ज़रूर ज़हन में रखें कि यू हैव टू पे अ गुड प्राइस फॉर दैट। अगर आप इमिग्रेशन में जाना चाह रहे हैं तो आपको एक अच्छी कीमत जो है ना वो पे करनी पड़ेगी कंसल्टेंट को, उसकी फ़ी की मद में। जो ये छोटी आपको पीनट्स में जो काम कर रहे हैं वो फिर पीनट्स ही एंड ऑफ द डे मिलेंगे। इससे रिलेटेड आपके जो भी सवालात मौजूद हैं, बराए मेहरबानी आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितनी जल्दी हो सके उसका आंसर आपको दूँ। अगर आप मेरे से डायरेक्ट अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो नंबर भी दे रहा हूँ, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करें और उसके तहत आप मेरे से जो अपना केस एक्सक्लूसिवली डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।